तो अतिया खान ने मुझे ज्वाइन कर लिया है और अली खान अब से थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, इतने अरसे जो आपके फैंस आपको देख रहे हैं और जो लोग जो आपको देखते रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने इतने अरसे ब्रेक कहाँ गुजारी, किधर गायब थी आप? एक्टिंग तो मैं कम ही करती हूँ। थ्रू आउट मैंने बस चंद ही सीरियल्स किए हुए हैं। ज़्यादातर मैं डायरेक्शन और प्रोडक्शन में रहती हूँ। I've been working on my documentaries और इसके अलावा मेरे क्लोथिंग ब्रांड है अरीज़ाए, उसके साथ काफ़ी मसरूफ़ रहती हूँ मैं। तो इसकी वजह से आपके लिए मुश्किल हो गया था टाइम निकालना? बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जिस तरह की हमारी टाइमिंग्स होती हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, तो फिर और 30-30 40-40 दिन के उनको चाहिए होते हैं, स्पेल्स होते हैं, तो फिर उसमें कोई और काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतने से बाद जब आपने दोबारा से काम शुरू किया तो आपको फ़र्क महसूस हुआ हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में? हाँ, बहुत सारे नए लोग आए हैं, प्रोडक्शन में भी, डायरेक्शन में भी, एक्टर्स भी। तो जाहिर बात है जब नए लोग आते हैं तो उनके साथ एक नया एनर्जी, एक नया एटीट्यूड भी आता है साथ। तो डेफिनेटली। तो आप अगर मैं पिछले टाइम की बात करूं तो पिछले टाइम की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती थी वैसे? आई थिंक उस टाइम में कम काम होता था, कम चैनल्स थे, तो लोग मेहनत ज़्यादा करते थे या प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा था या लोगों के पास शायद टाइम ज़्यादा था। तो इस वजह से डिवोशन जो आप कहती हैं, डेडिकेशन, वो नज़र आती थी। जी जी, रिहर्सल्स भी होती थी, पहले से स्क्रिप्ट होता था, लोग समझते थे, आपस में डिस्कशंस होते थे। अब ये इतना ज़्यादा काम हो गया और इतनी जल्दी जल्दी काम होता है कि वो सेट पे स्क्रिप्ट मिल रहे होते हैं और आप जल्दी जल्दी कि अच्छा आज 10 सीन निकालने हैं, आज 18 सीन वो ज़्यादा हो गया है। तो मुझे एक बात बताएं, शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो, बट योर मदर वाज वेरी पॉलिटिकली एक्टिव और मतलब बड़ा किरदार एक पार्टी में निभाया भी हुआ है। आपका वैसा नहीं हुआ कि आप भी पॉलिटिक्स में आए? किसी ने आपको मशवरा नहीं दिया कि इतनी ज़बरदस्त लगती है, आए ज़रा ज्वाइन करें? नहीं, खैर MQM वाले तो मुझे आई थिंक सिंस आई वाज 17 मेरे पीछे लगे हुए थे कि आप ज्वाइन करें। उसके अलावा और भी पार्टी से मुझे ऑफर्स आए हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि सियासत में आप बन जाते हैं और एक किस्म का मुझे तो वो ट्रैप लगता है, कि आप फिर वो पार्टी जो कर रही है अच्छा बुरा गलत सही, उसी को आप डिफेंड करते रहें। आई डोंट, other than मुशर्रफ साहब, it was only मुशर्रफ साहब का जब कम बैक हो रहा था, वो कोशिश कर रहे थे वापस आने के लिए, उस टाइम पे मैंने उनको सपोर्ट किया था। और वो इसलिए भी था क्योंकि मेरे जो सूफ़ी टीचर हैं शेख नाजिम, वो उनको पसंद करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, तो इस वजह से। बट उसके अलावा मुझे कोई इस तरह की पार्टी या इस तरह का कोई पॉलिटिशियन नहीं लगा है कि जिसको मैं सपोर्ट करूँ। अच्छा, सूफीज़म से आपका भी बहुत लगाव है और जो हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट है वो भी जनाब, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, मौलायत की बात करें तो उनका भी बड़ा इरफान है। अली खान हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगी अली खान भी जो हमें, अच्छा उनको ज़रा माइक चेक लग रहा है, कोई बात नहीं जनाब, लाइव शो में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक। आपके लिए सुबह उठना मुश्किल तो नहीं होता वैसे? नहीं, सुबह मुश्किल किसके लिए होता है उठना? भाई बहुत से लोगों के लिए सुबह उठना मुश्किल होता है। हमारे अक्सर जब सेलिब्रिटीज का शो होता है, देखा ना आपके सामने बैठी वो कैलिन के लिए सुबह उठना मुश्किल होता है। अच्छा, नहीं हमारे बच्चे इतने छोटे तो नहीं है, लेकिन बेगम ने बचपन से आदत डाली है, बचपन से नहीं काफी सालों से आदत डाली, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। बात सुने, तो आपकी बेगम ने आदत डाली, अब्बा की बेगम ने आदत डाली सुबह जल्दी उठने की? मेरी बेगम ने। आपकी कितनी अच्छी बात है। और आप बेगम ने जो आदत डाली, आप उस आदत में ढल भी गए। जी, यूजुअली होता है कि मर्द हज़रात बेगमात को आदत में डाल रहे होते हैं। मुझे बताएं कि भाई आजकल आपका एक ड्रामा चल रहा है, लोग पीपल आर लविंग यू, और अभी तो माशाल्लाह से मैं आपके आने से पहले भी बात करी थी कि बीट पाकिस्तान और द हमसाया मुल्क, आपकी परफॉर्मेंस को हमेशा बड़ा अप्रिशिएट किया गया है। सो क्या अगर मैं इसकी पूछूं कि जी क्या है जो हम देखते हैं कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आपके अंदर रहती है, तो व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी दैट मच कंसिस्टेंट?
यंग फादर। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था ऐसे तुम एक बार बड़ी हो जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्तों के साथ बाहर लेकर जाऊंगा। कहती अब्बा आपके साथ कौन जाएगा, आप तो तब तो बुढ़े हो जाएगा। ऐसे तुम देखना बॉस, तुम जरा देखना। तो सो दैट्स माय मोटिवेशन। लेकिन मुझे ये बताएं कि मतलब आप बड़े अरसे से, क्योंकि आपकी एज ग्रुप के बहुत सारे और एक्टर्स हमारे यहाँ हीरो भी आ रहे हैं, और हीरो बहुत से दूसरे ममालिक में भी हम देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, आपसे बड़े भी आ रहे हैं। तो आपको कहीं ये नहीं हुआ क्योंकि भाई मुझे इतनी जल्दी फादर का रोल ना दिया, और आपने बड़े टाइम पहले से फादर का रोल करना शुरू कर दिया था, तो कहीं आपने मना नहीं किया चीज़ के लिए कि नहीं अभी मुझे इसका रोल ना दो, मैं इतने अप्रोप्रिएट नहीं हूँ? अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ रिज़्क लिखा है, जैसा रिज़्क लिखा है, इट्स ऑलवेज वेलकम। वो कहते हैं ना, नो रोल इज बिग और स्मॉल। तो उसी तरह जिस तरह ऑडियंस परसीव करती है उसी तरह लोग आपको काम ऑफर करते हैं। यहाँ पे अमूमन जो स्टोरी का स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट के कैरेक्टर्स माँ बाप ही होते हैं। तो आई एम प्रीटी हैप्पी टू डू इट, आई डोंट केयर। मुझे कोई ऐसी ईगो में आना का कोई मसला है क्योंकि यूजुअली होता है ना वो करते हैं कि नहीं जी अभी मेरी एज इसकी नहीं है कि मैं ऐसे किरदार करूं, क्योंकि एक बार आप फादर या मदर के किरदार में आ जाएं देन वो कहते हैं देन देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर आपको उसी किरदार के लिए कास्ट किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ आप देखें, आपने हमसाय मुल्क की बात की, वहाँ पे मैं ऑपोजिट काजोल एक हीरो के ही रोल में जी जी आता अभी हूँ। तो वो इट रियली डजंट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन द नैरेटिव। हाँ ये बात वैसे बिल्कुल सही। अच्छा मैं आपको ना अभी इस एरा से निकाल के आपको आपके टीनेज के एरा में ले जाती हूँ। आपका टीनेज कैसा था? टीनेज में आपकी क्या ख्वाब थे, क्या बनना चाहती थी सर? तो कई साल पहले की बात कर रही है। हाँ यही कुछ 5-6 साल पहले की। तो एक्चुअली मैं आई स्टार्टेड मॉडलिंग एट अ वेरी यंग एज। तो टीनेज इयर्स में। और वो कैसे मॉडलिंग में आना कैसे हुआ? वो एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे जो जान पहचान वाले थे, दोस्त थे, वो कहीं ना कहीं फैशन से कनेक्टेड थे, चाहे वो स्टाइलिस्ट हों या डिज़ाइनर्स हों। मैं खुद भी एक सासा में काम करती थी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, तो मॉडल्स की बहुत कमी होती थी। तो इस वजह से फिर वो लोग कहते थे कि प्लीज़ हमारे लिए कर लें ये वो। तो उस तरह से वेरी कैजुअली। मतलब आपने कुछ ऐसा कभी सोचा नहीं था? नहीं, मेरा इंटरेस्ट हमेशा बिहाइंड द कैमरा था, और मैं काम भी बिहाइंड द कैमरा कर रही थी। मॉडलिंग वाज लाइक अ हॉबी, लाइक और जस्ट एज अ फेवर टू फ्रेंड्स एंड थिंग्स। लेकिन वो जो टीनेजर अतिया खान थी उसके दिमाग में क्या था, वो क्या करना चाहती थी, उसके एम्बिशंस क्या थे? I think I was interested in making a difference in society. कभी वो होता था कि अच्छा मे बी सियासत के थ्रू, मे बी फिल्म्स के थ्रू, नैरेटिव्स के थ्रू, बट द मोटिवेशन वाज देयर कि भाई या वन शुड मेक एन इम्पैक्ट। आप मुझे बताएं आपका टीनेज कैसा था और आपके क्या एम्बिशंस थे? मेरे टीनेज इयर्स थोड़े से ट्रॉमेटिक थे, क्योंकि मैं बड़ा मोटा बच्चा हुआ करता था, और जाहिर सी बात है जब आप वेट के साथ बैटल करते हैं तो उस वक्त फैट शेमिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। लोग कह देते थे कि वो तो वो टीनेज इयर्स जो गुजरे वो ट्रॉमेटिक मैंने इसलिए किया क्योंकि इनसिक्योर थे। जब आप यंग होते हैं क्या चाहते हैं? ऑब्वियसली अट्रैक्शन विद द अदर सेक्स, appreciation from your peers, taking part in sports teams and playing sports, यही होता है ना सब। तो क्योंकि वेट का हमेशा मसला था, एक डिफेंस मैकेनिज्म इनबिल्ट हो गई। तो अगर लोग कुछ कहते थे तो हमेशा मेरे पास मुंह फट जवाब होता था, और वो काफ़ी अग्रेशन की तरफ चला गया था। तो हम 3 मोटे लड़के, बड़े बदमाश बैक बेंचर्स हुआ करते थे, पीछे बैठते थे। ना चाहते हुए भी एक लेबल लग गया कि इनसे बच के रहो, स्कूल में ये बुलीज हैं, ये अपना ढोस जमाते हैं। लेकिन साथ साथ क्योंकि मेरे अंदर एक अटेंशन सीकिंग चीज़ थी, मैंने कहा कि अगर वेट की वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते तो फिर अपनी कला के थ्रू मैं उनको पसंद करवाऊँ, या कुछ करूँ जिससे वो मुझ तक अट्रैक्ट हो जाए ना। एंड आई वॉज वेरी प्रिविलेज। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक गुरु का होना किसी बच्चे के लिए, स्पेशली इम्प्रेशनेबल एज पे, उस्ताद, उस्तानी, गुरु बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल।
And I was extremely lucky to have found a very capable and very good person जिन्होंने मुझ में इंटरेस्ट लिया, जिन्होंने मेरा टैलेंट स्कूल में देखा और फिर कहा कि अगर आप चाहते हैं स्कूल के बाहर आप मेरी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो एक्टिंग का हमेशा शौक तो था स्टेज पर, और इवन टीनेज में भी आपको? बचपन से जी। बचपन से, ओके। तो आपका फिर बचपन कौन से शहर में गुजरा है? बॉम्बे में। बॉम्बे में गुजरा है, ओके। हाँ जी। तो फिर हर वीकेंड हमने उनके साथ स्पेंड किया थ्रू माय फॉर्मेटिव इयर्स। तो यूं समझ लें कि फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट 10-11 राइट थ्रू टिल अबाउट 25 आई वाज विद हर। तो हम कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू राडा के साथ एग्जाम्स भी करते थे, विच इज़ द रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। तो इसलिए स्पीच और डांस और ड्रामा में मुसलसल ट्रेनिंग रही। वो तभी वो जो कहते हैं आवाज आ रही ना, लिटरली फील हो रहा है कितने पेट से एक आवाज में इतनी डेप्थ है। तो ये भी ट्रेनिंग आपकी उसमें थी, और ये भी अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, ये जो आवाज है? नहीं, आवाज की बेस है अल्लाह की तरफ से गिफ्ट तो है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना किसी को सिखाना पड़ता है ना। हाँ। कि आप इस आवाज को कैसे इस्तेमाल करें, गले से बोले, डायफ्राम से बोले, आयम्बिक मीटर क्या होता है, रिदम क्या होती है, एटसेट्रा। तो उसकी वजह से फिर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आई, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे आलसीपन जाने लगा, और उसकी वजह से फिर कुछ वेट कंट्रोल में आया, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस और बढ़ा। हमेशा से ये तो मैं जानता था कि क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इतनी सॉलिड है और फाउंडेशन इतना सॉलिड है कि मैं किसी भी एक्टर के सामने अपना लोहा मनवा पाऊंगा। लेकिन क्योंकि लुक इतनी अजीब थी और मैंने लंबे बाल रख लिए थे, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि खुद कुछ साबित करना चाह रहा था। तो दोज वर इंटरेस्टिंग इयर्स, लेकिन अ टाइम वेयर आई लर्नड माय क्राफ्ट एंड आई लर्नड अ लॉट। और वो टाइम कब आया जब आपको लगा कि हाँ मैंने अपना क्राफ्ट पे मेरा आ गया, हाथ जम गया मेरा? अभी तक वो उस टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। यू कैन नेवर स्टॉप लर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आपको वो कहते हैं कि आपको कहाँ जाके फील हुआ कि हाँ मुझे, मैं जो करना चाह रही हूँ उसमें मैं थोड़ा सा मैंने अपना कदम जमा लिया है? When was that time? I think I'll agree with Ali on this, that you know you're always learning, you're always. I mean, I think perhaps maybe for both of us कि एक वो perfectionist type एक attitude है कि I never look at my work and think that it's good enough. You know, could have been better. Let's try and make it better. मुझे पता है वो जो कहते हैं जब प्यूबर्टी की एज को जब बच्चे जब पहुंचते हैं तो उसमें बड़े बच्चे कोई रिबेलियस अक्सर हो जाते हैं। क्या आपको ऐसी कोई चीज़ अपनी याद है ना, कोई ऐसी चीज़ जो आपने कहा नहीं मैंने यूँ नहीं करनी, मैंने तो इसको हट के करनी है? I think मेरे throughout I've been rebellious. I've never मतलब मैंने conform नहीं किया नॉर्म्स है, को आपने वैसे फॉलो नहीं किया? कभी नहीं किया है। लेकिन रिबेलियस इतना होने का वो लेबल इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मेरे फादर जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे। वो उनके वो टिपिकल जहनियत नहीं थी कि लड़कियां ऐसी और लड़कियां वैसी। अम्मी के साथ मेरा झगड़ा रहता था क्योंकि वो थोड़ा सा हायला लोग क्या कहेंगे वाला उनका एटीट्यूड था। लेकिन माय फादर, अच्छा सारी अम्मियां हायला जरूर कहती हैं, हायला। I mean figuratively, she didn't literally say हायला, but that concept कि you know तुमसे शादी कौन करेगा और लोग क्या कहेंगे और ये वाला। बट अब्बू का फुल सपोर्ट था, उन्होंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया लड़का लड़की बेटा बेटी। जब आपको प्रोजेक्ट जब ऑफर हुआ तो सबसे पहले आपने किसको बताया था, और आपको याद है कि पहला चेक आपको कितने का मिला था? आई एम नॉट सो श्योर, बट उस ज़माने में आई थिंक 10-15 हज़ार का कुछ उस टाइप का कुछ मिलता होगा। 10-15 हज़ार। और आप कितने से पहले की बात कह रही? 10-15 हज़ार। Yeah, I mean for the time it was भाई मॉडल थी तो फिर मॉडल के रेट्स मिले ना। और असल में मैं कहती हूँ कि वो जो शायद वो जो मॉडल थी, वो जो 80s और 90s की हमारे एरा की जो मॉडल थी वही मॉडल थी, वो जो सही कहते हैं रैम्प वाली मॉडल्स। मैं जैसे अपने इंट्रोडक्शन में भी कह रही थी, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त। और क्या किया था आपने उसका वैसे जो आपको 10-15 हज़ार भी मिले थे? हाँ, आई थिंक कोई फोटो शूट किया होगा या something along those lines, कोई campaign or something like that. आपको पहले चेक कितने का मिला? 500 रुपए। 500 रुपए? मैं 15 साल का था और मैंने एक प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया। आपके बाल आपके चेहरे कवर कर रहे हैं मुझे तब से, हाँ ये ताकि आपका चेहरा तो नजर आए। ओके जी।
ये देखा ना, वो एक्टर पूरी फ्रेमिंग चेक कर रहे थे कि भाई नहीं मतलब मैं कैमरा के लिहाज से कह रहा हूँ, बिल्कुल पर्दा बना हुआ है आपके हसीन चेहरे के ऊपर जी। तो आई वाज 15, आई स्टार्टेड वर्किंग, और जिस प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम करना शुरू किया, जब मैं मिलने गया तो उन्होंने, सो आई सेड सर, नहीं डोंट कॉल मी सर, कॉल मी कैलाश मैन, एंड व्हेन कैन यू स्टार्ट वर्किंग? सो आई सेड व्हेन विल यू हैव मी? ही सेड सुबह आ जाओ। हाँ, तो आई सेड कल सुबह? तो आ जाओ, क्या करना है? तो मैं चला गया, तो फिर काम शुरू हो गया। ये अक्टूबर का महीना था शायद, और फिर अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, पैसों की कोई बात ही नहीं हो रही। और मैं ट्रेन पकड़ के ग्रांड रोड स्टेशन पे उतरता था, वहां से बस पकड़ के वालकेश्वर जाता था, फिर पैदल ऑफिस जाता था। कुछ कह रहे होंगे, और अम्मी कुछ कह नहीं रही थी, अम्मी वाज हैप्पी कि बच्चा घर से निकला है, कुछ सीख रहा है। ओके। तो फाइनली दिसंबर जब खत्म हुआ, और मुझे याद है हम रेकी करने गए थे माथेरान। माथेरान एक हिल स्टेशन है बॉम्बे के बाहर, और बड़ी अच्छी जगह है। इट्स अ रोडलेस हिल स्टेशन, पोल्यूशन फ्री, तो सिर्फ साइकिल या घोड़े इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे। एनीवे, तो रेकी करके हम वापस आ रहे थे, और रात का वक्त था, और मेरे प्रोड्यूसर जो थे, कैलाश के बड़े भाई, ये बड़े सिंगर हुआ करते थे इन द 30s एंड द 40s इन इंडिया, कॉल्ड सुरेंद्र साहब। ये उनके साहिबजादे हैं दोनों। तो फा प्रोडक्शंस, फिल्म इन रेडियो, एक एड फिल्म हाउस, हम कमर्शियल्स किया करते थे। ये उन दिनों की बात करना जब हम फिल्म पर काम करते थे, वीडियो के पहले। तो जीत ने सडनली पूछा कि यार हम सैलरी क्या दे रहे हैं तुम्हें? तो मैंने कहा बॉस अभी तक तो सैलरी की बात ही नहीं हुई। तो कहता अभी तक तुमने कोई पैसे नहीं दिए? तो मैंने कहा आप लोगों ने ऑफर ही नहीं किया। मैंने कुछ नहीं। आपने कैसे ऐसे ही काम करते हैं? मुझे लगा सीख रहे हैं, कुछ करेंगे, बात होगी। तो जीत ने कहा अच्छा तो अभी कितने महीने हुए तुम्हें? सर नहीं सर वर नहीं, जीत सर, हाँ जीत, तो कितने महीने हुए? सर अक्टूबर में मैंने शुरू किया था। तो कहता अच्छा। तो अगले दिन जब हम ऑफिस पहुंचे तो उसने मुझे 500 रुपए का चेक दिया उस रेकी के लिए जो हम करके आए थे ना। उसमें भी एक्टिंग का चेक शामिल नहीं है? ये तो तू रख। तो मैंने कहा सही है, 500 रुपए। और फिर जनवरी से उन्होंने मेरी तनख्वाह 2000 रुपए पर महीने की, लेकिन मुझे अक्टूबर से पैसे दिए। तो सडनली जब मैं घर आया, मैंने अम्मी को चेक दिखाई, ये देखे अम्मी 6000 रुपए का चेक, और वो 500 रुपए तो पहले मिल ही गए थे। तो अम्मी ने बड़ी दुआएं मांगी और कहा कि फौरन जाके पहले बैंक अकाउंट खोलो। दिस आई मस्ट हैव बीन अबाउट जस्ट टर्न 16 और समथिंग। तो मुझे याद है कि अम्मी के कहने पर मैंने पहला बैंक अकाउंट खोला और उस 6000 का चेक डाला। अच्छा, वैसे अम्मी ने ये नहीं कहा कि चलो बेटा तुम मुझसे संभाल ले जाएंगे, मुझे दे दो ये? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने जाके अम्मी को खुद दिया, लेकिन अम्मी ने कहा वाह, और जाके इसको बैंक अकाउंट में जमा करो। क्या बात है वैसे। अच्छा, और आपने किया क्या था उस पहली कमाई में से? क्या खरीदा था, याद है आपको? कहाँ इन्वेस्ट किए थे कि कुछ खरीदा हो? अम्मी को क्या लेके दिया था? अल्लाह ताला का शुक्र है मुझे कभी चीज़ों की हवस ही नहीं हुई, क्योंकि अम्मी ने हमेशा इंश्योर किया था कि हमें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो वो ग्रीड कभी था नहीं। और मैं यही नोटिस करता हूँ अपने बच्चों में, जब उनकी बर्थडे आती तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार अब क्या चाहिए तुम्हें? कहते हमारे पास सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। तो एक हैसल हो जाता है बार बार पूछ के कि नहीं यार कुछ तो बता। अच्छा तुम्हारा फोन चेंज करके देता। कहते नहीं ये फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है। ऐसे चलो नया लैपटॉप लेकर दे देता हूँ, बड़ा लैपटॉप। तो अल्लाह का शुक्र है। I mean, मुझे बताएं कि आप दोनों वो वाले वालिदैन नहीं कि जब ईद आते तो अपने बच्चों से ईद ही ले लेते कि बेटा अभी हम संभाल लेते हैं? क्या आप नहीं बिल्कुल नहीं। आप भी ऐसे नहीं कि ईदी बना संभाल लेते ना, बाकी बच्चे घुमा देते हैं? मैं कलेक्ट जरूर करता हूँ और फिर गिनता हूँ उनके साथ, मजे लेता हूँ और फिर उसको डबल करके बैंक में डालता हूँ। जिस तरह की तरबियत अम्मी ने मुझे दी उसी तरह की तरबियत मैं बच्चों को देता हूँ। आपने अपने बच्चों की भी माशाल्लाह तो दोनों बच्चों के इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट्स है, दोनों बच्चों को कार्ड दिए, दोनों बच्चों के अकाउंट सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी हैं। वाह जबरदस्त। अच्छा, अभी तो आपकी तो बेटी की शी रिसेंटली गॉट मैरिड, तो आपकी कितनी? आपकी एक बेटी है? एक बेटी एक बेटा। मुझे बताएं आजकल के टाइम में कितना मुश्किल और डिफ़िकल्ट होता है कि अगर हम बात करें परवरिश की, क्योंकि जो पहला दौर था वो कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि उस टाइम पे अब कहते हैं ईजी था, आज का दौर है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए हो गया क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई, अपने राइट्स का भी बहुत पता चल गया। आई थिंक दैट्स ऑल्सो बिकॉज हमारी जो जनरेशन है उन्होंने शायद अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों को उस तरह से नहीं साइकिल ब्रेक करेंगे। हाँ एग्जैक्टली कि डरा के और वो वाला पेरेंटिंग नहीं करेंगे, हम दोस्त बनेंगे, यू नो।
ताकि वो हमें ट्रस्ट करें और कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो हमसे आके डिस्कस करें। ये नहीं कि इतना खौफ है कि आप मतलब है वो एक जनरेशन गैप हो रहा है या डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक बाय एंड लार्ज आवर जनरेशन has brought up their children differently, which is why फिर हमारे बच्चे भी ज़रा outspoken हैं, confident हैं, grounded हैं। I think हम लोग तो पता नहीं किसी अच्छा मुझे जनाब ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जरा आपको पता है जरा बोर्ड गेम के भी जरा गेम हमारे पास आ जाएगी, छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।